देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख लेकर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम साप्ताहिक घटना चक्र। इस कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे बिहार चुनाव से हर छोटी बड़ी खबर। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में चुनाव हो चुके हैं और वहां पर नतीजे भी आ गए हैं। नतीजों में वहां पर एनडीए को जीत मिली है। लेकिन अगर हम चुनावी जनसभाओं की बात करें तो जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि क्या आरजेडी को जीत मिलेगी या एनडीए को जीत मिलेगी। लेकिन चुनावी नतीजे आ चुके हैं। बिहार की जनता ने वहां को एनडीए को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से ईवीएम से चुनाव हो रहा है, आज देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह में नतीजे शुरू हुए तो महागठबंधन आगे नज़र आ रहा था, लेकिन एक घंटे के बाद से जब एनडीए की बढ़त हुई तो लगातार वो 10 से 15 सीट आगे ही एनडीए चलता रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि रात में 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, लोग इस इंतज़ार में थे कि नतीजे फाइनल हो जाएं, लेकिन नतीजा फाइनल नहीं हो पा रहा था। आखिरकार रात में 4 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि वहाँ पर एनडीए को जीत मिल चुकी है, यानी एनडीए को बिहार की जनता ने 125 सीटें दी है। लेकिन उसी के बरक्स हम बात करें अगर, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। यहाँ चुनाव आयोग की शाख भी दांव पर लगी हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि हमारा जो गठबंधन है 119 सीटों पर हमारी जीत हासिल हो चुकी है। बहुत सारी सीटों पर ऐसा भी हुआ कि हमारे प्रत्याशी की जीत का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उन्हें कहा गया कि 10 मिनट के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 10 मिनट के बाद उनसे कहा जाता है कि आप 17 वोट से हार गए या आप 42 वोट से हार गए। अब यह तो जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक प्रत्याशी से यह कहा जाता है कि आप जीत गए, फिर उससे कहा जाता है कि नहीं आप हार गए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो जो नतीजा सुनाया है वो एनडीए के पक्ष में सुनाया है। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं कुछ पिछले सालों की बात करूं तो एक मरतबा मैं खुद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ये पूछा गया कि चुनाव आयोग का बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगता है, तो जो हमें जवाब दिया गया उससे हमें संतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद चुनाव आयोग अगर तारीखों का ऐलान करता है तो जाहिर सी बात है शक भी होगा, शुबह भी होगा। और एक बार याद होगा कि ऐसा भी हुआ कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता, उससे पहले बीजेपी आईटी सेल से चुनाव की तारीख ट्वीट कर दी जाती है। ये जाहिर सी बात है लोगों में शक पैदा करता है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो बाहर आए और लोगों को संतुष्ट करे, क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के अंडर में नहीं आती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो। पिछले 4 सालों में, पिछले 4 नहीं बल्कि 6 सालों में इन संस्थाओं पर उंगलियां उठ रही हैं और इनको बचाना ये हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी, अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां पर 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन इस चुनाव में वही कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उन्हें बहुत मुश्किल से 17 सीटों पर जीत मिली है। कहा यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सही से लड़ी होती तो शायद वहां गठबंधन की सरकार बन सकती थी। वहीं अगर हम लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो लेफ्ट पार्टियों को 19 सीट हिस्से में आई थी, जिसमें से उन्होंने 18 सीट या 17 सीट लगभग जीत कर ली। अब सवाल ये है कि आरजेडी एक तरफ आंदोलन चलाने के रूप में है, कुछ लोग तो रिकाउंटिंग की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा, कब तक ठंडा हो जाएगा ये पता नहीं। अगर हम अब सरकार की बात करें तो जिस तरह से एनडीए की बहुमत मिलने के बाद भी एनडीए के अंदर से भी अंदर खाने आवाज़ें उठनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यहाँ तक कह दिया, रविशंकर प्रसाद का नाम उछाल दिया मुख्यमंत्री पद के लिए। वहीं नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी, उनकी पार्टी नीतीश कुमार ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी को 4 सीट मिली है, जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मैं मंत्री नहीं रहूंगा। हालांकि उनका कहने का मकसद ये था कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं तो मंत्री कैसे रहूंगा, लेकिन अभी कुछ भी तस्वीरें साफ नहीं है। आप जानते हैं कि सरकार के बनाने के जो समीकरण होते हैं वो बदलते और बनते और बिगड़ते रहते हैं।
वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने विधायकों को सजोने में लगी हुई है, क्योंकि ये भी अफवाह उड़ रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी टूट सकते हैं, लेकिन ये महज अफवाह ही है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे विधायकों को जमा किया है विधायक दल के नेता चुनने के लिए। अब अभी तक वहाँ से हमारे पास कोई खबर नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। बात करेंगे महामारी कोरोना की। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना ने पूरे दुनिया में अपना कहर बर्पा किया है। मार्च के महीने में भारत में पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त कोरोना की अगर हम गिनती की बात करें तो बहुत थोड़ी सी, 1000 से कम यहाँ पर मरीज थे। उस वक्त जो है पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। हालांकि विपक्ष का सख्त आरोप है कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया गया। हालांकि ये सरकार ये कह रही है कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो हमारे यहाँ और तेज़ी से इसमें मरीज़ बढ़ सकते थे। लेकिन इस वक्त जब इतनी तेज़ी से मरीज़ बढ़ रहे हैं, हालांकि हमारे देश में मामला कुछ कंट्रोल में है, लेकिन इस वक्त दुनिया से खबरें आ रही बहुत सारे देशों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए तो क्या हमारा देश इस वक्त तैयार है? लॉकडाउन से निपटने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से पहली बार लॉकडाउन होने के बाद आज लोग परेशान हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोगों के दुकानें बंद हो गई, लोग शहरों से पलायन करके अपने गांव में चले गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, सारे लोगों के जो प्रॉपर्टी वाले उनके फ्लैट्स खाली हो गए हैं। लोग जूझ रहे हैं इस वक्त, रोजी रोटी के लिए लोग जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या अगर कोरोना पे कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या हम इस वक्त इस बात के लिए तैयार हैं? इसका एक ही इलाज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए एहतियात करें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, बिना मास्क लगाए बाहर ना निकलें, अपने हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि इसकी जब तक दवाई नहीं तब तक इस पर हम कोई ढिलाई नहीं कर सकते। इसका और कोई उपाय नहीं है, ना कोई इलाज है। इसका एक ही इलाज है कि हम खुद सतर्क रहें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और सरकार के हर आदेश को सही से मानें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।